जब बात सुपरहिट एक्शन की आती है तो दिमाग में कोई बड़ी बजट की हॉलीवुड मूवी ही आती होगी, लेकिन कई बार कुछ लो बजट फॉरेन मूवीज भी हमें बहुत अमेज कर जाती हैं। और इन्हीं में से एक साबित हुई इंडोनेशिया की द रेड मूवी सीरीज, जिसने मार्शल आर्ट टर्म को अपनी कहानियों में बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया और हम फैंस को सिंपलिस्टिक कहानी और डायलॉग्स के साथ ऑसम और लोडेड माइंड ब्लोइंग रियलिस्टिक फास्ट पेस और ग्रिटी एक्शन सीक्वेंसेस का डोज दिया। और इन्हीं चीजों ने इसे मॉडर्न मार्शल आर्ट क्लासिक बनाया है। और आज की इस वीडियो में आपको इन मूवीज के बारे में और भी बेहतरीन तरीके से जानने को मिलेगा, थैंक्स टू अवर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कई बार हमें इस टॉपिक को कमेंट्स में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेड मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इको ओवेस एक्चुअली फिल्म स्टार से पहले कौन सा काम करते थे। जानेंगे इस मूवी के स्पेशल मार्शल आर्ट पेंचेक सिलात के बारे में, जानेंगे कौन कौन से एक्टर्स थे जिन्होंने इन मूवीज के मार्शल आर्ट्स को कोरियोग्राफ किया था, और जानेंगे बिहाइंड द सीन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बारे में, कैसे शूट किया गया था रेड 2 का ऑसम कार चेज सीक्वेंस, और फाइनली जानेंगे इसके कई सारे अचीवमेंट्स और रेड फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार करना है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपरहिट रेड मूवीज एक्चुअली इंडोनेशियन मूवीज हैं, जिन्हें लिखा और डायरेक्ट किया है गैरेथ इवंस ने। और इन मूवीज को बनाने की कहानी की शुरुआत तब हुई जब गैरेथ इवंस इंडोनेशिया में लोकल मार्शल आर्ट पेंचेक सिलात की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, और वो बेसिकली इस फाइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात इंडोनेशियन सुपरस्टार इको उवाइस से हुई थी, और वो उस दौरान कोई एक्शन फिल्म स्टार नहीं थे, बल्कि जकार्ता में एक फोन कंपनी के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी मैन थे। लेकिन वो एक बहुत ही माहिर पेंचेक सिलात प्रैक्टिशनर थे। यही कारण है कि यहाँ पर गैरेथ इवंस ने अपनी पहली इंडोनेशियन मूवी मेरेंटाओ में उन्हें कास्ट किया, और यहीं से इको उवाइस की बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्हें द रेड के लीड के लिए चुने जाने के लिए इंस्पिरेशन बनी। मेरेंटाओ की सक्सेस के बाद गैरेथ इवंस बेरेंडल नाम की एक बड़ी बजट की एक्शन मूवी बनाना चाहते थे, जिसका इंडोनेशियन में बेसिकली मतलब होता है थग्स। ये बेसिकली एक बड़ी बजट की प्रिजन गैंगस्टर मूवी होने वाली थी, जिसमें इको उवाइस के साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल मार्शल आर्ट स्टार्स भी दिखने वाले थे। और इस मूवी के लिए प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टेस्ट टीजर भी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट साबित हुआ, और न ही टाइम पर इसके लिए कोई खास फंडिंग जुट पाई, जिसके कारण इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही लिमिट किया गया। और पहली मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद प्रिजन वाले आइडिया को सेकंड मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया। इस मूवी के प्री प्रोडक्शन में तकरीबन 4 महीनों तक का वक्त लगा था, जहां पर इस मूवी के ओरिजिनल स्क्रीन प्ले को ही ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगा, जहां पर गैरेथ इवंस ने इस कहानी को इंग्लिश में लिखा था, जिसे बाद में इंडोनेशियन में ट्रांसलेट किया गया। वैसे इस मूवी की फाइटिंग सीक्वेंस और कोरियोग्राफी को इस मूवी के लीड यानी इको ओवेस और पहली मूवी के अंदर मैड डॉग और दूसरी मूवी के अंदर प्राकोसो का रोल प्ले करने वाले यायान रुहियान ने किया है। पहली मूवी के अंदर जिन एक्टर्स ने पुलिस वालों का रोल किया है, एक्चुअली उन्होंने इंडोनेशिया की कोपाशका डिपार्टमेंट के साथ वेपन हैंडलिंग, डिफेंस टेक्निक्स और स्ट्रेटेजिक अटैक टेक्निक्स सीखी। कोपाशका बेसिकली इंडोनेशियन नेवी की स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर डेमोलिशन यूनिट है। अब जैसा कि पहली मूवी का बजट एक्चुअली लिमिटेड था, मूवी के अंदर कई सारे वेपन्स को एक्चुअली दिखाने के लिए कई सारी नॉन लीथल एयर सॉफ्ट रेप्लिकास वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें मूवी के अंदर चलता हुआ अपीयर दिखाने के लिए इनके मजल इफेक्ट्स को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान डिजिटली ऐड किया गया था। अब वैसे तो इस मूवी का मेन फोकस इंडोनेशियन मार्शल आर्ट पेंचेक सिलात ही था, लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर कई सारे मार्शल आर्ट्स का फ्यूजन और कॉम्बिनेशंस भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, जिजुत्सु एटसेट्रा। वहीं पर अगर मार्शल आर्ट की बात चली है, तो इस मूवी के मेन लीड यानी इको उवाइस के कैरेक्टर रामा का नाम सुमात्रन फोकटेल के हिसाब से पेंचेक सिलात के ओरिजिनेटर पर ही रखा गया है, जहां पर एंशिएंट टाइम्स में रामा सुकाना नाम की एक औरत को पेंचेक सिलात को सिखाने और इसे स्ट्रक्चर देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पेंचेक सिलात, जिसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ सिलात ही कहा जाता है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, जो कि एक फुल बॉडी फाइटिंग फॉर्म है, जिसमें कई सारी स्ट्राइक्स, ग्रैपलिंग,
थ्रोइंग और वेपनरी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। साथ ही साथ ये एक फुल फ्लैश स्पोर्ट भी है जिसे 1987 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स और 2018 में एशियन गेम्स का भी हिस्सा बनाया गया था। साथ ही साथ यूनेस्को ने इसे एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी घोषित किया है। इस मूवी की बिल्डिंग, जिसमें सारा का सारा एक्शन सेट था, जिसे बेसिकली 30 फ्लोर ऑफ केओस कहा जा रहा था, फिल्मिंग के लिए इसके लिए एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर ही बनाए गए थे और CGI की मदद से हल्के फुल्के चेंजेस के साथ इस बिल्डिंग को गहरा और भी बड़ा दिखाया जा पाया, जो ऑफ कोर्स पहली मूवी के टाइट बजट को एक्सप्लेन करता है। दूसरी मूवी के लिए इको ओवेस ने एक्चुअली मूवी के बाकी दूसरे फाइटर्स के साथ मूवी के शुरू होने से 6 महीने पहले से ही ट्रेनिंग ली थी, जहां पर उन्होंने एक एक मूव और एक एक किक और पंच को पूरी तरह से रिहर्स किया था। और जैसा कि बाहर के इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर फाइटिंग सीक्वेंसेस के दौरान फिल्मिंग में कांटेक्ट को अवॉइड किया जाता है, यहाँ पर इस मूवी के लिए एक्टर्स ने एक्चुअली असल में लात और मुक्के खाए थे, लेकिन यहाँ पर फाइटर्स ने खुद की स्पीड और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीखा था। जूली एस्टेल, जिन्होंने सेकंड मूवी के अंदर हैमर गर्ल का रोल प्ले किया था, मूवी से पहले उन्हें मार्शल आर्ट और सिलात के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण मूवी के शुरू होने से 6 महीने पहले उन्हें सिलात के बेसिक मूव्स को सिखाया गया और उनके मूवी के सारे मूव्स को अच्छे से प्रैक्टिस करवाया गया। रेड 2 मूवी का स्पेशल कार चेस सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। वेल, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रोड्स को क्लियर किया गया था और इसकी स्पेशल इन कार फिल्मिंग के लिए गैरेथ इवेंस ने कुछ खास जुगाड़ सेट किए थे, जहां पर व्हीकल्स को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि इनके बाहर कैमरा असिस्टेंट्स को खड़े होने की जगह बनाई जाए। वहीं पर कुछ गाड़ियों की इंटीरियर के अंदर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी खुद को सीट्स के रूप में भी छुपाए हुए थे और ऐसे ही असिस्टेंट्स और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक दूसरे को कैमरा पास करते थे और इसी तरह से कैमरा को पास करके सीमलेस इंटीरियर और एक्सटीरियर के शॉट्स को मर्ज किया गया था, जहां पर प्रोफेशनल रेड स्कारलेट कैमरा का तो इस्तेमाल किया ही गया था और कुछ क्विक कट्स के लिए GoPro 3 कैमरा का भी इस्तेमाल किया गया था। इस मूवी का फाइनल एपिक किचन बैटल धांसू तो था ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत मुश्किल भी था, जिसके कारण इस पर्टिकुलर शॉट को फिल्माने में 8 दिनों का वक्त लगा था और इसमें तकरीबन 195 शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ऑफ कोर्स, जैसा कि हर एक एक्सप्लिसिट कंटेंट के साथ होता है, रेड 2 मूवी के साथ भी वही हुआ, जहां पर इस मूवी को भी बैन और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, जहां पर स्पेसिफिकली इंडोनेशिया की नेबरिंग कंट्री मलेशिया ने इस मूवी के एक्सप्लिसिट कंटेंट और एक्सेसिव वायलेंस को देखते हुए इस मूवी को बैन कर दिया था, जो कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट के कई लोगों को बहुत ही बुरा लगा था और वो मलेशियन गवर्नमेंट से इस चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए मांग कर रहे थे। वहीं पर यूएस में इसे R रेटिंग के साथ रिलीज किया गया और जब ये भी कम पड़ रहा था तो इसके कुछ छोटे मोटे ग्राफिक वायलेंस सीन्स को भी काटना पड़ा। वहीं पर जापान में इस मूवी के 4 मिनट की फुटेज को काटकर इसे R15 की रेटिंग मिली। वहीं पर इसे R18 के साथ टोक्यो में दिखाया गया और सरप्राइजिंगली रेड 2 को जर्मनी में पूरा का पूरा अनकट ही दिखाया गया। ऑफ कोर्स, जैसा कि ये मूवीज मॉडर्न मार्शल आर्ट मूवीज के अंदर एक पिनिकल साबित हुई, इन दोनों मूवीज ने क्रिटिकली और फाइनेंशियली अपना जलवा खूब मचाया। जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो पहली मूवी को सिर्फ और सिर्फ $1.1 मिलियन की बजट पर बनाया गया था और इसने टोटल वर्ल्ड वाइड $9.3 मिलियन कमाए। अब भले ही आपको ये बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इसका क्रिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जहां पर इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। वहीं पर डबलिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और ऑडियंस अवार्ड दिया गया। वहीं पर फेस्टिवल मार्वेलस जॉनर में इसे प्रिक्स टू पब्लिक का अवार्ड दिया गया और इमेजिन फिल्म फेस्टिवल में इसे सिल्वर स्क्रीन अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ माया अवार्ड्स में इसे बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला। इंडियाना फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया और इंडोनेशियन मूवी अवार्ड्स ने यायान रुहियन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया। वहीं पर बात करें अगर दूसरी मूवी की, तो $4.5 मिलियन की बजट पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $6.6 मिलियन का कलेक्शन किया, जो कि थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इस मूवी ने भी अपना क्रिटिकल इम्पैक्ट बहुत ही धांसू दिखाया। जहां पर फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक सर्कल ने इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, थर्ड माया अवार्ड्स ने अरीफिन पुत्रा को बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट डीवीडी और इक्वेटर फिल्म एक्सपो अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अचीवमेंट दिया गया।
अब बात करते हैं रेड की आने वाली फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें रेड 3 की, तो एक्चुअली रेड 3 के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जहाँ पर ओरिजिनल डायरेक्टर गैरेथ इवांस एक्चुअली रेड 3 को रेड 2 के एंडिंग के 2 घंटे पहले की कहानी बनाने वाले थे। और 2015 में उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया था कि उनके पास आइडियाज तो हैं, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। और फाइनली नवंबर 2016 में उन्होंने इस बात को क्लियर किया रेड की 3rd मूवी पर काम नहीं करेंगे। और उनके हिसाब से उन्होंने रेड की दूसरी मूवी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लोज किया था और प्रोबेबली वो इस फ्रेंचाइजी को कभी रिविजिट ना करें। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर सोनी पिक्चर्स भी इसकी एक हॉलीवुड रीमेक बनाने वाला था, जहां पर सोनी पिक्चर्स की स्क्रीन जेम स्टूडियोज इस मूवी के लीड के लिए क्रिस और लियम हेम्सवर्थ को चुन रही थी। लेकिन 2014 में इस रीमेक के लिए टेलर किटिश को चुना गया था। इस मूवी को बेसिकली ब्लैक हॉक डाउन और जीरो डार्क 30 की तरह ही प्लान किया गया था, लेकिन 2015 में स्क्रीन जेम्स और टेलर किटिश दोनों ने इस मूवी को ड्रॉप कर दिया है। और 2017 में XYZ फिल्म्स ने इस मूवी के राइट्स को एक्वायर करके जो कार्नहन को इस मूवी को लिखने और डायरेक्ट करने का जिम्मा सौंपा था। लेकिन उन्होंने इस मूवी की कहानी को इस तरह से लिखा है कि ये ओरिजिनल से बहुत ज्यादा अलग है। तो देखते हैं कि फाइनल मूवी किस तरह की साबित होती है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेड मूवीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी सीरीज के बारे में और कौन कौन सी चीजें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।